नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच में। दोस्तों, हम लेकर आते हैं प्रतिदिन आपके सामने कुछ ऐसे विश्लेषण जो आपको कहीं और बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अंदर के विश्लेषण हैं और सूक्ष्म विश्लेषण हैं, क्योंकि हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। गुजरात में जो हमारे इलेक्शन के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे खास तौर से जिन मेहमानों को मैं न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा पर आमंत्रित करता हूं, और वो आकर सारी जो गुजरात के अंदर की जो जमीनी पकड़ है उसको हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, गुजरात को चाहिए नया इंजन। जी हाँ, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। दरअसल बिहार में डबल इंजन की सरकार इतने साल रही, कौन सी तरक्की कर ली? डबल इंजन की सरकार इतने साल छत्तीसगढ़ में रही, कौन सी तरक्की कर ली? डबल इंजन की सरकार इतने साल मध्य प्रदेश में रही, कौन से तीर मार लिए साहब वहां पर? और जिस गुजरात के ऊपर या महाराष्ट्र के ऊपर आप तीर मार रहे हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है। और वैसे भी कुछ जगह ऐसी हैं, खासतौर से कर्नाटका, डबल इंजन। कर्नाटका आपके आने से पहले से ही सिलिकॉन सिटी था, समृद्ध सिटी था, दुनिया में तेजी से बढ़ता शहर था। आपके डबल इंजन में उसने कुछ नहीं किया। दोस्तों, अब केजरीवाल की नई हुंकार आई है। नई हुंकार है कि डबल इंजन नहीं चाहिए। ये दोनों डबल इंजन पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं। अब ये देश की अर्थव्यवस्था को खींच नहीं सकते। ये लोगों की अपेक्षाओं और सपनों पर पूरा नहीं होते। ये पुराने जमाने के इंजन हैं, पुराने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, ये शक्तिहीन हो गए हैं, उनके अंदर दम नहीं है। केजरीवाल कहते हैं गुजरात को चाहिए नया इंजन। जी हाँ, नया इंजन जो एक्स्ट्रा पावरफुल है। वो नया इंजन से मतलब ये वो पुराने जमाने के डबल इंजन, यानी कि वो पुरानी एम्बेसडर गाड़ी, पुरानी फिएट गाड़ी जो हिंदुस्तान में चलती थी, जो 25-30 साल पहले बहुत सारी सड़कों पर दौड़ती थी। आजकल कभी-कभार वो फिएट यानी कि प्रीमियर पद्मिनी नज़र आती है मुंबई में, टैक्सी के रूप में कहीं-कहीं नज़र आती है। एम्बेसडर तो नज़र आनी बंद हो गई। कलकत्ता की कुछ सड़कों पर अभी भी है टैक्सी के रूप में। अब वो क्या कहते हैं कि पुराने ज़माने की यादें हैं। तो ये इसके साथ इक्वेट हो रहा है डबल इंजन, बूढ़ा डबल इंजन, जो भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को अपने कंधों पर नहीं खींच सकता। खींच सकता तो इतने साल बिहार में डबल इंजन की सरकार रही, बिहार पिछड़ा का पिछड़ा। 5 साल उत्तर प्रदेश डबल इंजन रहा, पिछड़ा का पिछड़ा। मध्य प्रदेश तो 1 दशक से ज्यादा डबल इंजन में रहा, पिछड़ा का पिछड़ा। छत्तीसगढ़ में भी कितने साल रहे, पिछड़ा का पिछड़ा। जब कांग्रेस आई तो अब थोड़ा सुधरा है आके वहां पर। तो समस्या ये पैदा होती है कि डबल इंजन है किस काम का? और बिल्कुल सही अटैक किया। और फिर केजरीवाल आगे कहते हैं, आपने उन्हें 70 साल चांस दिया, इन्हें 27 साल चांस दिया, मिला क्या आपको? क्या आपके बच्चों को अच्छे स्कूल मिले? तो सामने से हुंकार आती है, नहीं। क्या इनके 27 साल में गुजरात के गांव में सड़क पहुंची? उत्तर है नहीं। क्या आपके गांव में बिजली पहुंची घर घर में? उत्तर है नहीं। क्या आपके यहां अस्पताल पहुंचे? उत्तर है नहीं। दरअसल केजरीवाल मोदी जी की दुखती रग पर अपना हाथ रख देते हैं, दुखती नस दबा देते हैं। दुखती नस है एजुकेशन और हेल्थ, जिसके ऊपर इस सरकार ने खर्चा ही नहीं किया। दरअसल भाजपा सरकार को एजुकेशन पसंद नहीं है, उन्हें एजुकेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है। वैसे भी उनका ये जो सारा का सारा कुनबा है, आज का भाजपा का कुनबा, ये आजाद भारत के इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा कुनबा है। और इनमें से बहुत सारों के तो सर्टिफिकेट भी खुदा ही जाने असली हैं या कोई और हैं। वो तो पिटारा बाद में खुलेगा, जब ये एक दिन चले जाएंगे, तब इनके कपाट में से एक एक करके स्केलेटन निकलेंगे।
दोस्तों, गुजरात के अंदर दरअसल क्या है, केजरीवाल के साथ कौन है? कि केजरीवाल करने जा रहा है बड़ा खेला। खेला होबे ही होबे, और ऐसा होबे कि बड़ों बड़ों के तोते उड़ जाएंगे। दरअसल वो सर्वे जो थोड़े दिन पहले स्टार्ट हुआ था, 10-20 दिन पहले, जहां बताया था कि उनको 17% वोट मिलेंगे, 10 दिनों के अंदर सिचुएशन ऐसी बदली। अब कहते हैं 24% वोट मिलेंगे और कांग्रेस से भी ज्यादा मिलेंगे। भाई, ये थोड़े से और बढ़ गए ना, तो डबल इंजन के दोनों इंजन एक साथ में रह जाएंगे और ट्रेन कट के कहीं और चली जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल के साथ तो जुड़ने वाले लोग हैं, युवा लोग हैं, महिलाएं बहुत हैं, क्योंकि महिलाओं को वादा किया। केजरीवाल की एक बात बड़ी अच्छी है, ये वादे कुछ ऐसे करते हैं जिनको ये 3 महीने के अंदर लागू कर सकते हैं, 3 महीने में सिर्फ। अब जैसे कि अगर उन्होंने ये कहा कि मैं आपके घर की बिजली का बिल 3 महीने के अंदर अंदर माफ कर दूंगा, सरकार बनी, जो पंजाब में उन्होंने कर दिया। सरकार बनती है और जुलाई के महीने में उसके बाद वो माफ हो जाते हैं। तो आपका अगर 1,500 रुपए का बिल आ रहा है इस समय, महीने का 1,000 रुपए का बिल आ रहा है, तो ये पक्की बात है कि इनके आते ही 2-3 महीने के अंदर वो लागू हो जाएगा और आपके घर में बिजली के बिल आने बंद हो जाएंगे, पानी के बिल बंद हो जाएंगे। ये पैसे जब बचेंगे गरीब के, आम इंसान के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, तो वो उस 1,000-1,200 रुपए प्रति महीने में कहीं और खर्चा करेगा। जब उन्हें पता लगेगा कि इनके आते ही बच्चों की सारी फीस माफ हो गई है, स्कूल में फीस ही नहीं है, 0% फीस है, यानी कि वो पैसे बच गए। उस पैसे का परिवार कहीं और उपयोग कर सकता है। और जब उन्हें पता लग जाएगा कि 3 महीने के, 4 महीने के अंदर अंदर सरकार बनने के मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे, तो सारी दवाएं फ्री, डॉक्टर फ्री, टेस्ट फ्री, पैथोलॉजिकल बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, तो आपको लगेगा ये तो और 2-3 हजार रुपए महीने के बच गए। तो जब आप महीने के एंड में देखेंगे तो 5 से 10 हजार रुपए आपके महीने के बचते हैं, और डायरेक्ट आपको महसूस होगा कि ये सरकार कुछ दे रही है मुझे। यही पंजाब में हो रहा है, यही दिल्ली में हो रहा है। कमाल है ना? ये डबल इंजन वाले वादे करते हैं, सिर्फ वादे करते हैं विकास के, देते कुछ नहीं। वो तो भला हो हमारे गुजराती भाई बहनों का कि उनके खून के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, कारोबारी हैं वो, और कहीं भी वो कुछ कर सकते हैं, कारोबार करके जिंदा रह सकते हैं और समृद्ध भी होते हैं। गुजराती लोगों के समृद्ध होने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई हाथ नहीं है। गुजराती लोगों के एंटरप्रेन्योर बनने में, समृद्ध बनने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई योगदान नहीं है। गुजराती लोग कारोबार के अंदर भगवान का वरदान है उनको, भगवान का, आज का नहीं, सदियों का, सदियों का। जब नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी गुजरात में समृद्धि थी। इवन महात्मा गांधी के समय भी गुजरात में समृद्धि थी। गरीबी तो खैर सब जगह होती है, लेकिन अपेक्षाकृत समृद्धि थी वहां भी। पर गांधी जी डायरेक्ट फाइट करते थे, डायरेक्ट फाइट, ताकि आपके ऊपर करों का बोझ कम हो, टैक्सेस का बोझ कम हो। वही तो केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल गांधी नहीं है, मैं उनको गांधी के बराबर बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, वो हो भी नहीं सकते, गांधी एक ही है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट कौन दे रहा है आपको? डायरेक्ट बेनिफिट केजरीवाल देता है। बड़ा खेला है इस बार गुजरात में, खेला होबे ही होबे, खेला होबे और बड़ा खेला होबे। इसीलिए भाजपा के लोग अंदर से घबराए हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं उनके। वो सोचते हैं कि अब करें क्या। जैसे जैसे केजरीवाल का वजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके अंदर से टांगे कांप रही हैं इनकी। इनके लिए गुजरात, अगर आप पिछले कई चुनावों को देखें, गुजरात के अंदर हर चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की सीटें 182 सीटों में से कम हुई हैं। कोई एक चुनाव ऐसा नहीं आया जिसमें इनकी सीटें अप हुई हों। हर चुनाव में इनकी सीटें घटी हैं और अब 99 पे जाके अटकी। बाकी ये खरीदार तो पुराने हैं साहब, ये किसी को भी खरीद सकते हैं और कांग्रेसी बेचारे कई बिक जाते हैं, लेकिन बिक कर फिर वहीं जाते हैं। अगर वो कांग्रेसी जो बिक जाते हैं और बिकने के बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो दोस्तों वो वहां पर जाकर उस बिकने की कल्चर को पैदा करते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में जो आधे नेता हैं, वो कांग्रेस के हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी इज ए करप्ट कांग्रेस नाउ। इट्स ए कांग्रेस पार्टी ऑफ बीजेपी आप कह सकते हो। आधी भाजपा इस समय कांग्रेसियों की है और जो पापी छोड़कर जाते हैं पैसे के चक्कर में, वो तो वहां भी पापी रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी गंगा में सब पवित्र हो जाते हैं, लेकिन साहब भारतीय जनता पार्टी वालों की गंगा तो बस पता नहीं क्या बनी हुई है, उसमें कोई पवित्र नहीं हो सकता। खैर, ये तो बात ठहरी। अब पाटीदार सम्मेलन में इन्होंने गोपाल इटालिया को लपेटने की बड़ी कोशिश की साहब, वो लिपटे नहीं। और उन्होंने एक नया मुद्दा शुरू किया कि पाटीदारों का, पटेलों का दमन और निरंकुश करने का पुराना मुद्दा रहा है, खास तौर से भाजपा का। भाजपा ने हमेशा पटेलों को, पाटीदारों को कुचला है, निरंकुशता से कुचला है, बर्बरता से कुचला है। ये बात तो सही है कि पाटीदारों के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक तो रहा नहीं इनका कोई, ये तो इतिहास बताता है। तो केजरीवाल उस ट्रैप में आते नहीं, ना ही वो मुसलमानी टोपी उनको पहना दी, उस ट्रैप में आए। अब तो उन्होंने 53 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए हैं, जबकि बीजेपी ने तो अभी तक सोचा भी नहीं कौन कहां आ रहा है। विजय रूपाणी बड़े नाराज थे उनसे। अब मैं अंदर की बात बताऊं, नाराज इतने, वो बेचारे सौराष्ट्र के आदमी, उनको निकाल के पंजाब का प्रभारी बना दिया। उन बेचारों को ये नहीं पता कि पंजाब में भटिंडा कहां है, पटियाला कहां है, मलेरकोटला कहाँ है, अमृतसर कहाँ होगा, या लुधियाना और क्या कहते हैं कि जालंधर कहाँ होंगे, या छोटे-छोटे ब्यास जिला कहाँ पे होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा। पठानकोट कहाँ है, उन्हें पता भी नहीं होगा शायद। वो बेचारों को पंजाब का इतना ज्ञान कहाँ से आएगा? वो तो सौराष्ट्र के आदमी हैं। लेकिन जैसे मोदी जी राजकोट एयरपोर्ट पे उतरते हैं, सौराष्ट्र की जो हेड जो एरिया है, इसे सौराष्ट्र की कैपिटल भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा सीटें वहीं से आती हैं, करीब 53-54 सीटें हैं। तो पता लगता है कि रूपाणी जी को कहा जाता है कि आप आ जाओ, मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि आपके बिना सौराष्ट्र को जीतना मुश्किल है। दूसरी बात, जिसने सौराष्ट्र नहीं जीता, वो गुजरात के ऊपर राज नहीं कर सकता। और उसके साथ में नॉर्थ गुजरात है साहब। नॉर्थ गुजरात में आपका बनासकांठा आता है, साबरकांठा आता है, पालनपुर आते हैं। जिन्होंने उसको नहीं जीता, तो गुजरात पे राज नहीं होता। तो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात मिलकर इस गद्दी को, क्या कहते हैं, जो गुजरात की गद्दी का उसका फैसला करते हैं कि कौन वहां पर बैठेगा। तब विजय रूपाणी, जिनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था, और एक अननोन पर्सन, वो जो कुछ समय पहले तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नगर निगम के काउंसलर थे, फर्स्ट टाइम एमएलए बनते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बना दिया जाता है साहब। दिल्ली में एक बहुत बड़ा चैनल है, टीवी में न्यूज़ चैनल है, उनकी एक तेज तर्रार, क्या कहते हैं कि एंकर है। वो वहां पर सड़क पर लोगों से मजमा लगा हुआ था, तो पूछती हैं, आपको मालूम है कि गुजरात के चुनाव है? सब हाथ उठाते हैं, यस गुजरात का चुनाव है। तो बताइए गुजरात में किसकी सरकार है 27 सालों से? सब हाथ उठाते हैं, भाजपा की सरकार है। फिर पूछती है गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है भारतीय जनता पार्टी को? एक हाथ नहीं उठता, एक हाथ नहीं उठता। किसी को पता नहीं कि भूपेंद्र भाई वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। आप सोच सकते हो। इसके जवाब में जब लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी जाते हैं और स्पीच देते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं, गुजरात में जो करूंगा मैं करूंगा, गुजरात में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो चीफ मिनिस्टर कौन है साहब वहां पर? चीफ मिनिस्टर क्या आपके इशारों पर, हम्म, मोदी जी,
चीफ मिनिस्टर आपके इशारों पर, और आपने एक से एक कमजोर चीफ मिनिस्टर बनाए। आनंदीबेन पटेल, लोगों को पता ही नहीं लगा कि इस नाम की कोई चीफ मिनिस्टर थी। फिर आपने विजय रूपाणी को, हालांकि उनकी भी कोई हस्ती नहीं थी उस टाइम, उनको बनाया। बड़ी मुश्किल से लोगों को कई साल के बाद पता लगा यार कोई चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी उसका नाम है। उनको हटाया तो वो नगर निगम के काउंसलर थे जो अभी नए नए अब एमएलए बने थे, उनको बना दिया। भूपेंद्र भाई पटेल, जिसका नाम इंडिया में जिससे मर्जी पूछ लो, आधे गुजरात में लोगों को नहीं पता कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है। तब मोदी जी दंभ भर के कहते हैं, इस गुजरात के फैसले मैं करूंगा, गुजरात में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। दरअसल तभी भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी उससे पहले कि गुजरात में अगर किसी का चेहरा दिखा दिया तो हम चुनाव हार जाएंगे, और भूपेंद्र भाई का चेहरा दिखा दिया तो पूरे हार जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं उन्होंने क्या किया है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे और आप प्रधानमंत्री भी रहेंगे। अगर सब कुछ आपके इशारों पे होना है तो आपके जो नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं वो क्या करेंगे? डर इतना ज्यादा कि वहां पर सीएम का नाम तक नहीं है। हर चीज को नरेंद्र मोदी के नाम से, कि आप नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। आप सोचिएगा, आप सोचिएगा कि इन्होंने कोई नेता पैदा नहीं किया। ये और अमित शाह मिलकर ये एक ऐसा प्रयास करते हैं कि सामने कोई पैदा ना हो सके दूसरा जो हमारे सामने खड़ा हो सके। दोस्तों, कभी कभी यही होता है। इंदिरा गांधी भी यही सोचती थी, वैक्यूम छोड़ गई बाद में। कांग्रेस आज तक उसके अंदर देखा जाए तो निकल नहीं पाई उस कीचड़ में से। नरेंद्र मोदी जाएंगे, ये भी वही बेस्ट छोड़ के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। उसको ऊपर अलग मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी दीनहीन और असहाय हो जाएगी, क्योंकि जहां लीडरशिप नहीं होती वहां कुछ नहीं होता है। खैर, केजरीवाल आ गया। केजरीवाल ने डंका बजा दिया, हुंकार भर दी, बड़ा खेला, होबे ही होबे। और भारतीय जनता पार्टी के पैर कांप रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बल्कि कांग्रेस की साइलेंट खाटला बैठकों से भी अब ये डर रहे हैं। लेकिन डर कांग्रेस से नहीं, डर आम आदमी पार्टी से है। अर्बन नक्सल, वो कौन? केजरीवाल। दोस्तों, कभी कभी कहानियां ऐसे ही पलटती हैं, लेकिन इतिहास कहता है दिल्ली और पंजाब का कि जिस राज्य में एक बार आम आदमी पार्टी जम जाती है और 20, 25, 30% वोट ले जाती है, फिर वो अगले इलेक्शन में सामने कोई भी खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो या अकाली दल हो या कांग्रेस हो, सब पर झाड़ू मार के जाती है। और ऐसा झाड़ू मारती है कि 60, 70 नहीं, 80, 90% सीटें लेके जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 इलेक्शन में कितने जोड़ तोड़ दिल्ली में लगा लिए साहब, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत पाती है। और पिछले 2 इलेक्शन में तो 70 में से भारतीय जनता पार्टी को एक में 2 या 3 सीटें मिली थी और एक में अब 7 या 8 सीटें हैं। इनको 10 का आंकड़ा पार नहीं होता, जबकि उसी दिल्ली के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री गरज गरज कर रैलियां करते हैं और वहां पर हेट स्पीचेस दी जाती हैं। वो कपिल मिश्रा, पता नहीं क्या नाम है उनका, एक नेता है, और बाकी सारे नेता, मनोज तिवारी और ये वो, पूरी टीम मंत्रिमंडल की उतर जाती है दिल्ली इलेक्शन में। लेकिन लोग हैं कि ना प्रधानमंत्री की सुनते हैं, और ऐसा झाड़ू मार के जाती है बीजेपी को कि बीजेपी तिल मिलाकर रह जाती है कि मैं कहां जाऊं अल्टीमेटली। सो केजरीवाल हैज अराइव्ड। और गुजरात में अगर होता है तो फिर ये नेशनल पार्टी बनती है, क्योंकि 4 स्टेट में उनको 6, 6.5% मत चाहिए होते हैं, और ये चौथा स्टेट होगा जहां उनको ऐसे मत मिलेंगे, और उसके बाद इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, हो सकता है 2022 में आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर यहां पर इसने 30%, 32% वोट बटोर लिए, आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ा किला टूट गया। उसके अंदर दरारें पड़ गई, दीवारें भरभरा कर गिरेंगी, और 2027 के अंदर यही केजरीवाल इसी गुजरात के अंदर अपना झंडा लहरा जाएगा। क्योंकि एक बार जब जमता है तो फिर उसका झाड़ू ऐसा चलता है कि इस झाड़ू की आंधी में ना कांग्रेस टिकती है, ना भाजपा टिकती है, पंजाब में आपने देखा होगा, ना अकाली दल टिकता है, कोई टिकता नहीं इनके सामने। फिर उसके बाद यही केजरीवाल का जादू है। और वो अभी वो यंग है,
वो मोदी की तरह बूढ़े नहीं है और 2 साल में वो तो मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाएंगे। उनका ही नियम है, मेरा नियम नहीं है। यही होने जा रहा है। तैयार रखिएगा, बिल्कुल सब कुछ तैयार रहना होगा। बड़ा खेला है ये, गुजरात का खेला है। खेला होबे, बड़ा खेला होबे ही होबे। धन्यवाद। फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।